कक्षा 12 के समस्त छात्र सर्वप्रथम बोलेंगे सरस्वती नमः। आप लोग इस दूसरे संस्करण में आप लोग हिंदी गद्यांश का ये दूसरा अवतरण है, दूसरा गद्यांश है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आपको हल किया जा रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे इसका। सबसे पहला प्रश्न, सर्वप्रथम आप लोग गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे हुए प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। आप लोग जानते हैं ये गद्यांश आपका पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जो पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जो रचना है प्रमुख, इससे लिया गया है और इसके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दिया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश भी प्रस्तुत। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य की राष्ट्र का स्वरूप, जो पृथ्वीपुत्र नामक रचना से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का तात्पर्य है हम समुचित अंश की व्याख्या करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, पहला दिया है, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इस जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म ले कर रहते हैं, निवास करते हैं, मातृभूमि का मतलब है इस पृथ्वी पर, धरती पर जितने भी मनुष्य जन निवास करते हैं, वही मनुष्य जन अर्थात पर्याय है, राष्ट्र का दूसरा प्रमुख अंग के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात किसी राष्ट्र का दूसरा अनिवार्य तत्व जन ही है। और पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि यह भी कहा जाए, सच्चे अर्थों में यह भी कहा जाए कि यदि उस पृथ्वी पर, जब तक उस पृथ्वी पर मनुष्य न निवास करने लगें, अर्थात मनुष्य के अभाव में कोई भी राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आ सकता है। अर्थात पृथ्वी हो और यहाँ पर रहने वाले निवासी जन न हो तो उस पृथ्वी की राष्ट्र की कल्पना करना, राष्ट्र की परिभाषा देना असंभव है। अर्थात वह राष्ट्र नहीं हो सकता जहाँ मनुष्यों का अभाव हो। अर्थात और आगे देखिए, यहाँ पर पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिश्रण से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। कहने का भाव ये है, विद्वान लेखक कहते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य दोनों के सम्मिश्रण से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। राष्ट्र का स्वरूप तभी संभव है जब पृथ्वी भी हो और दूसरा तत्व जन भी हो, तभी दोनों, यही इस राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण सम्मिश्रण से ही, इन दोनों के, पृथ्वी, धरती और मानव के मिलने से ही इस देश का, इस राष्ट्र का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। और जन के कारण ही, आगे दिया है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। और आगे विद्वान लेखक कहते हैं, मनुष्य के पैदा होने पर पृथ्वी इसका पालन पोषण, पृथ्वी पर ही इसका पालन पोषण होता है, इसीलिए वह मातृभूमि कहलाती है। क्योंकि यहाँ मानव जन्म लेता है इसी पृथ्वी पर, और मानव जब जन्म लेता है तो और इसी पृथ्वी पर ही उस मनुष्य का पालन पोषण होता है, इसलिए पालन पोषण करने के कारण वह मातृभूमि के नाम से, माता के नाम से जाने लगती है। और पृथ्वी माता है, आगे भी कहा गया है, लेखक महोदय ने कहा है पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अर्थात हम पालन पोषण किए जाने के कारण इसे पृथ्वी को वास्तव में यह पृथ्वी मातृ पद की अधिकारिणी है, क्योंकि मनुष्य के कारण पृथ्वी माता कहलाती है। इस अर्थ में मनुष्य उसका सच्चा पुत्र है, मनुष्य उसका सच्चा पुत्र है। और
संस्कृत में भी वही अर्थ दिया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम। अहम माने मैं, भूमि माने भूमि है, भूमि माता है, मेरी यह भूमि माता है। पुत्रो अहम पृथिव्याम, मैं इस पृथ्वी का, पृथिव्याम माने पृथ्वी का पुत्र हूँ। सच्चे अर्थों में कहा जा सकता है भूमि माता है, मैं उसका एक सच्चा पुत्र हूँ। आगे देखिएगा, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अब आगे विद्वान लेखक अपना मत देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य के इस माता और पुत्र के संबंध में, इस माता और पुत्र के जो संबंध को भली प्रकार से समझ लेता है और अपने हृदय में माता और पुत्र की भावना को व्याप्त करता है, यही भावना राष्ट्रीयता की प्रमुख कुंजी है। यदि इस प्रकार के भाव मानव के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव नहीं जागृत हुए तो वह वास्तविक रूप से वह उसका पुत्र कहलाने योग्य नहीं है और उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत नहीं हो सकती। तो कहने का भाव यह है, जब मनुष्य अपने हृदय में माता और पुत्र की भावना जब उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में व्याप्त हो जाती है तो यही भावना राष्ट्रीयता की कुंजी कहलाती। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं और इसी भावना के द्वारा ही राष्ट्र के निर्माण के लिए सर्वाधिक अंकुर उत्पन्न होते हैं। अर्थात इसी भावना के उदय के बिना राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। अंकुर का तात्पर्य है राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। आगे देखिए, आपके 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी को मातृभूमि की संज्ञा किस कारण प्राप्त हुई? पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के कारण इसी पृथ्वी पर उसका पालन पोषण होता है, इसलिए उसको मातृभूमि की संज्ञा दी जाती है। इसलिए मनुष्य इस पृथ्वी को माता की संज्ञा देता है। उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र के किस तत्व के संबंध में लेखक ने अपने विचार प्रकट किए? उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने इस द्वितीय तत्व, राष्ट्र के स्वरूप का द्वितीय तत्व जन अर्थात मनुष्य के संबंध में लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तीसरा है आपका, राष्ट्र निर्माण के अंकुर में किस भावना अंकुर किस भावना के आधार पर उत्पन्न होते हैं? राष्ट्र निर्माण के अंकुर माता और पुत्र के संबंध में, माता और जब अपने इस मैं यहाँ के रहने वाले जन राष्ट्र के निर्माण के अंतर्गत यहाँ इस भूमि पर रहने वाले जन जब इस पृथ्वी को माता और स्वयं को पुत्र की भावना अपने हृदय में व्याप्त करेंगे, तभी इस राष्ट्र के निर्माण के अंकुरों का उदय होगा। तो आप लोग इस गद्यांश, इस अवतरण को पढ़ेंगे और अच्छे से इनका उत्तर आप लोग देते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए। और आगे देखिएगा, हमको कमेंट आई थी एक कि सर ऐसा करो, प्रारंभ में एक पहला पैराग्राफ आप हमको पढ़ा दीजिएगा। तो पहले पैराग्राफ के अंतर्गत आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, संक्षेप में ही आप लोगों को दिया जाएगा, ज़्यादा विस्तार पूर्वक नहीं। पहला पैराग्राफ आपका अनिवार्य भी है, तो जितने भी अनिवार्य हैं पैराग्राफ, क्योंकि इस गद्या आपके अभ्यास कार्य है तो प्रश्नों को नहीं दिया गया, इसलिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और जो भी आपके आने वाले प्रश्न हों उनका आप लोग कुशलतापूर्वक उत्तर देंगे। देखिए, दिया है भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, भूमि का तात्पर्य धरती, और इस धरती पर रहने वाले यहाँ के मनुष्य और उन मनुष्यों की संस्कृति,
इन तीनों का जब मिलन होगा, मिश्रण होगा, तभी ही राष्ट्र का स्वरूप संभव हो सकता है। आगे विद्वान लेखक यहाँ पर राष्ट्र के स्वरूप के महत्व के विषय में बताते हुए लिखते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप कब संभव है। राष्ट्र का स्वरूप तभी संभव है जब इस भूमि और भूमि पर रहने वाले मनुष्य और तथा उनकी संस्कृति तीनों का मिश्रण अति आवश्यक है, तभी ही राष्ट्र का स्वरूप बन सकता है। आगे देखिए विद्वान लेखक कहते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया। आगे कहते हैं विद्वान लेखक कि इस भूमि का निर्माण सर्वप्रथम देवताओं ने किया और यही भूमि चिरकाल से, अनादिकाल से चिरस्थायी है और इसलिए हे मनुष्यों, उसके भौतिक स्वरूप का तात्पर्य नदियाँ, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, पौधे, यहाँ के उत्पन्न होने वाले प्राणी, ये सब भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। तो इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और उसके सुंदरता और समृद्धि के प्रति हमको सचेष्ट रहना अति आवश्यक है। और इसके भौतिक अर्थात कहने का तात्पर्य है इस पृथ्वी के, इस भूमि के भौतिक स्वरूप को हमें विकृत होने से रोकना है। हमेशा इसको हम विकृत न होने दें और भूमि की पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक रहेंगे, कहने का तात्पर्य विद्वान लेखक का है कि इस पृथ्वी के, इस भूमि के, इस धरती के भौतिक स्वरूप के प्रति जितने अधिक सचेष्ट रहेंगे, उतनी ही हमारे हृदयों में अपने राष्ट्र के प्रति उत्पन्न होने वाले प्रेम अर्थात राष्ट्र के प्रति उत्पन्न होने वाली राष्ट्रीयता भी बलवान होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी, और जब हमारे हृदय में राष्ट्रीयता बलशाली होगी तो हम सच्चे अर्थों में कह सकते हैं कि हमारे हृदय के अंदर उस राष्ट्र के प्रति प्रेम जब होगा तो हमारी राष्ट्रीय विचारधाराएं भी अनेक प्रकार की जन्म लेंगी, विभिन्न विचारधाराएं इनके प्रति जन्म लेंगी। और जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं, और जो हमारे हृदय में उठने वाले विचार इस राष्ट्र के, इस पृथ्वी के तथा इस राष्ट्र के प्रेम के साथ जुड़े नहीं हैं, वो निश्चित ही दिखावा है, बाहरी आडंबर है, अर्थात निश्चित ही वो आधार विहीन है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में उतनी गहरी होंगी, अर्थात जितनी अंदर हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, आंतरिक रूप से जितना अधिक प्रेम होगा, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता भी मजबूत होगी। और उसके अंदर तभी हमारे राष्ट्र के प्रति जितना अधिक हमारे हृदय में प्रेम होगा, उतने ही राष्ट्रीयता के भावों का अंकुर पल्लवित अर्थात अंकुरित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। और आगे विद्वान लेखक कहते हैं इसलिए हे मनुष्यों, हे यहाँ पर निवास करने वाले जन, इस पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत प्रारंभ से लेकर अंत तक इसकी सुंदरता, इसकी उपयोगिता और इसकी महिमा के विषय में भली प्रकार से जानकारी लेना हमारा परम धर्म है। प्रिय छात्रों, यहाँ तक ही इतना आप लोगों को आज बताना ही था। और आप हो सकता है कल कक्षा 10 वालों का टेस्ट है, मासिक टेस्ट, और आप लोगों का परसों नहीं नरसों शुक्रवार को जहाँ तक है आपका होना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपको सिलेबस में बोल दिया गया था कि प्रारंभिक गद्य के 1 से लेकर 20 तक और पद्य इतिहास के 1 से पद्य इतिहास में जो सारणी पूरी बनवाई गई, जन्म से काल से लेकर
उसके अंतर्गत भक्ति काल, वीर गाथा काल, इनके लेखक, इनकी प्रवृत्तियाँ, जितना भी सारणी बनवाया गया था उतने में से ही आपका पूछा जाएगा इतिहास में से। और आपके गद्य और पद्य के प्रारंभिक 2 लेखक और कवियों का साहित्यिक परिचय के विषय में बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़े नहींगे तो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, उनका बोध करेंगे। आगे है आपका जय सुभाष खंड काव्य पर आधारित प्रश्न है। पहले और दूसरे सर्ग से इसको जान लेंगे कि कहाँ से कौन सा सर्ग प्रारंभ होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है, कौन इसके लेखक हैं और कितने सर्ग हैं, ये सब कायदे से आप लोग पढ़ लेंगे। आगे आपका रह गया संस्कृत खंड, आपका पहला पाठ है। पहले पाठ के अंतर्गत आपका पंक्ति दी होगी, उसका अनुवाद ही करना है और विशेष आप लोगों को प्रश्न नहीं है। इतना ही आपका सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। धन्यवाद।